तो बच्चों आज हम कक्षा 6 सीखे गणित में पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए, इससे पहले हम लोग पूर्णांकों पर योग की संक्रिया और पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में गुणन की संक्रिया योग का ही संक्रिया का रूप है, मतलब बार बार जोड़ने को ही हम गुणन की संक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 गुणे ऋण 5 दिया गया है, इसका मतलब ऋण 5 का 4 बार योग, यानी ऋण 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5, और इसका उत्तर ऋण 20 मिल गया। और इस प्रकार से 4 गुणे 5 ऋण 5 मतलब ऋण 20 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए 3 गुणे ऋण 2 है, तो 3 गुणे ऋण 2 मतलब कि ऋण 2 का 3 बार योग, ऋण 2 का 3 बार योग, मतलब ऋण 2 धन ऋण 2 धन ऋण 2, और इसका उत्तर मिल गया ऋण 6। यानी 3 में अगर ऋण 2 से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर ऋण 6 मिलता है। आइए अब हम विचार करते हैं कि ऋण 3 गुणे 4, तो देखिए ऋण 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे ऋण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणन की संक्रिया है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात क्रम को बदल दिया जाए तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम देखिए ऋण 3 गुणे 4 को हम 4 गुणे ऋण 3 लिख सकते हैं। और ये फिर पहले प्रकार की हो गई कि ऋण 3 को हम 4 बार जोड़ लेते हैं। तो देखिए ऋण 3 धन ऋण 3 धन ऋण 3 धन ऋण 3 बराबर ऋण 12 हो गया। तो इस प्रकार से कि आप यहाँ एक गौर कीजिए कि अगर एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का हम गुणा करते हैं तो हमें ऋण पूर्णांक मिलता है। हमें क्या मिलता है? ऋण पूर्णांक। तो इस प्रकार से ये जान लीजिए कि अगर एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का गुणा करते हैं तो हमें ऋण पूर्णांक मिलता है। अब आइए हम दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल पे विचार करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि अगर 3 गुणे ऋण 4 है, इसका मतलब ऋण 4 का 3 बार योग, और 3 बार जोड़ते हैं तो हमें ऋण 12 मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 गुणे ऋण 4 हो गया तो इसका मतलब ऋण 4 का 2 बार योग, और इस प्रकार से ये देखिए हमें ऋण 8 मिल गया। इसी प्रकार से 1 गुणे ऋण 4 मतलब ऋण 4 का 1 बार जोड़ा गया तो इसका उत्तर हमें ऋण 4 मिल गया। और अगर ये देखिए 0 बार जोड़ा गया तो इसका उत्तर हमें 0 मिल गया। अब देखिए कि यहाँ से इन दोनों में सिमिट्री बिठाइए। देखिए जब 3 बार गुणा किए, 2 बार गुणा किए, तो यहाँ देखिए 1 बार ये कम हो गया, -1। यहाँ से देखिए इसमें कम हो गया, 1 कम हो गया। यहाँ से देखिए 1 ये कम हो गया। मतलब यहाँ से इस स्टेप से पहुँचने पर, इस स्टेप में पहुँचने पर संख्यात्मक मान में 1 मान कम हो गई। लेकिन रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट देखिए ऋण 12 से ऋण 8 पे पहुँच गए, मतलब धन 4 हो गया। ऋण 8 से ऋण 4 पे पहुँच गए, मतलब 4 जोड़ लिया गया। ऋण 4 से 0 पे पहुँच गए, मतलब 4 जुड़ गया। चलिए अब 0 तक, 3 से लेके 0 तक अगर हम पहुंचे हैं तो देखिए इधर क्या आती है रिजल्ट, 4 4 बढ़ता जाता है और इधर 1 1 घटता जाता है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं। अगर 0 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऋण 1 मिलेगा। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो हमें ऋण 1 मिलेगा। तो 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। भाई 0 में से 1 घटाएंगे तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 0 में 4 जोड़े तो 4 मिल गया। इसका मतलब ऋण 1 गुणे 4 बराबर 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर ऋण 1 में हम ऋण 1 फिर घटाएं, ऋण 1 में 1 घटाएं, तो जब 1 घटाते हैं तो हमें ऋण 2 मिलता है। और यहाँ देखिए चूंकि 4 यहाँ बढ़ता है तो 4 यहाँ भी जोड़ देते हैं, तो 4 यहाँ जोड़ देते हैं तो 4 और 4 कितना हो जाता है? 8। इसका मतलब कि ऋण 2 गुणे ऋण 4 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाते जाएं तो देखिए इसमें अगर पुनः फिर 1 बार हम घटा देते हैं 1, तो हमें ये कितना मिल गया? ऋण 3। तो जब ऋण 3 मिल गया और यहाँ हम 4 जोड़ देंगे, यहाँ इसी क्रम में 4 जोड़ते तो 8 में अगर हम 4 जोड़ दिए तो हमें क्या मिल जाएगा? 12 मिल गया। अब देखिए इसका मतलब कि ऋण 3 गुणे ऋण 4 बराबर कितना हो गया? 12। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर 2 ऋणात्मक संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक संख्या होती है। अब यहाँ 3 चीजें आप स्पष्ट हो चुके हैं कि अगर 2 धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब 2 धनात्मक संख्याएं हैं, ऋण धन 3 और गुणे धन 4, तो इसका भी रिजल्ट हमको धनात्मक संख्या मिलेगी। अगर 2 ऋणात्मक संख्या है, ऋण 3 गुणे ऋण 4, तो इसका रिजल्ट भी हमें धनात्मक मिलेगा। अगर ये दोनों में से एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो उसका रिजल्ट उत्तर हमें ऋणात्मक मिलेगा। जैसे ऋण 3 गुणे 4 अगर ये मिला तो इसका मतलब इसका उत्तर हमें
ऋण 12 मिला। और अगर 3 गुणे ऋण 4 है तब भी हमें उत्तर ऋण 12 मिलेगा। मतलब यहाँ एक चीज स्पष्ट हो गई कि अगर दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक मिलता है। लेकिन अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तो एक चीज आपको ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। देखिए, गुणन की संक्रिया के परगुण ये दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है समरक परगुण। अब समरक परगुण क्या है? अगर किन्हीं दो पूर्णांकों को हम गुणा करें और गुणनफल हमें पूर्णांक प्राप्त हो तो वो समरक परगुण का पालन करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऋण 3 में हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें ये ऋण 12 मिलता है, और ऋण 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है और ऋण 12 भी पूर्णांक है। इसका मतलब कि पूर्णांक समरक परगुण का पालन करता है। दूसरा है क्रम विनिमय परगुण। देखिए, एक नाम से ही स्पष्ट है कि क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल दिया जाए और उसके रिजल्ट में मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि ऋण 3 गुणे 4 और चाहे 4 गुणे ऋण 3, मतलब ऋण 3 पहले रहे बाद में 4 रहे, चाहे 4 पहले रहे ऋण 3 बाद में रहे, दोनों का उत्तर आपको ऋण 12 मिलना है। दोनों का उत्तर ऋण 12 मिलना है। तो इसका मतलब कि ये पराक्रम विनिमय परगुण का पालन करता है। तीसरा कहते हैं, ये देखिए a गुणे बी गुणे सी बराबर a गुणे बी गुणे सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो चाहे हम पहले 2 पूर्णांक का कर ले फिर तीसरे के करें, और चाहे बाद वाले दोनों पूर्णांक का कर ले फिर पहले के करें, लेकिन रिजल्ट दोनों का बराबर आएगा। और अगला कहते हैं कि शून्य से गुणा। चौथा कहते हैं शून्य से गुणा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शून्य से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर हमें उसका रिजल्ट शून्य ही प्राप्त होता हो, वो संख्या चाहे जो हो चाहे जितनी बड़ी हो। जैसे 5 गुणे 0 बराबर 0, ऋण 7 गुणे 0 बराबर 0। मतलब शून्य से किसी संख्या में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होता है। अगला कहते हैं 1 से गुणा। अभी देखिए, 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो उसका मान ज्यों करते हो जितना है उतना ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि 12 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें 12 ही प्राप्त होता है। ऋण 15 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें ऋण 15 ही प्राप्त होता है। मतलब कि ऋण 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो जो संख्या जो पूर्णांक होती है वही पूर्णांक हमको प्राप्त होता है। अब आता है अगला योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या है जान लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है कि जिसको हम उसी संख्या में जोड़ें और रिजल्ट हमको 0 प्राप्त हो। मतलब कि अगर 5 है तो 5 में हम क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो? तो जाहिर सी बात है 5 में हमें ऋण 5 जोड़ना पड़ेगा तब ये हमको 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 होगा और ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा। ठीक इसी प्रकार से ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम आपका होगा 10। ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम आपका कितना होगा? 10। और 10 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 10। मतलब किसी भी संख्या का विपरीत चिन्हों के साथ वही संख्या आपकी योगात्मक प्रतिलोम होती है। फिर अगला आता है, देखिए ये अगर इस प्रकार से 3 संख्याएं दी गई हैं और 3 संख्याओं में a गुणे b धन c बराबर b धन c है, तो बाहर वाली जो ब्रैकेट के बाहर ये है, इसका अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाता है a गुणे b धन a गुणे c। इसी प्रकार से अगर b माइनस c है तो b माइनस सी को हम a गुणे b और ऋण लगा है तो ऋण लगा लेंगे a गुणे c हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे पहले वाले को हम कहते हैं क्या? योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम, और दूसरे को कहते हैं अंतर का वितरण नियम। देखिए, अब आते हैं आपके अभ्यास 3D पे। 3D के अभ्यास का ये पहला सवाल दिया गया है। एक देखिए, ये आयत दिया गया है, इसमें हर खाने में कुछ बॉक्स, हर बॉक्स में कुछ गिनतियां दी गई हैं, लेकिन एक बॉक्स खाली है। इसी बॉक्स को देख के इसमें से जो संबंध है उस संबंध को खोज के ये पता लगाना है कि इसमें क्या होगा। और उसके लिए देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से ढूंढना है। इसमें देखिए अगर गौर से देखेंगे तो 7 7 के नीचे 7, 9 9 के नीचे 27 27 और 11 के नीचे 55 और 13 के नीचे वाली जगह खाली है। इन सभी में अगर संबंध ढूंढते हैं तो देखिए लिखते हैं 7 एकम 7, यानी 7 में 1 से गुणा करके 7 लिखा गया।
अगले में देखिए 9 त्रिक 27, यानी 9 में 3 से गुणा करके आपका 27 लिखा गया। अगले में देखिए 11 गुणे 5, यानी 11 में 5 से गुणा करके आपका 55 लिखा। आप इसमें संबंध देखते हैं कि 1 से गुणा, फिर 2 छोड़ के 3 से गुणा, फिर 4 छोड़ के 5 से गुणा। तो अगले वाले में अगर इसी सिमेट्री से आगे बढ़ा जाए तो 6 छोड़ के 7 से गुणा होगा। कितने? 7 से, और 13 सत्ते 91। तो इस प्रकार से इस लास्ट वाले खाने में क्या होगा? 91, 91। और 91 किस विकल्प में? खा विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब ये विकल्प इसका सही होगा। ये सवाल नंबर 2 का है, 3D का सवाल नंबर 2 है। 2 में देखिए का, खा, गा, घा, ङा और चा, ये 4 सवाल दिए गए और इन चारों को हल करना है। देखिए पहले में दिया गया है 8 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5, यानी 3 पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। अगर मान लीजिए कि इसमें देखिए पहले और दूसरे को हम गुणा कर लेते हैं तो 8 चौक 32 ऋण 32, ये धन और ये ऋण मिलकर ऋण 32 गुणे ऋण 5, और फिर ये ऋण और ये ऋण गुणा होकर धन हो जाएगा 32 पंचे 160, यानी इसका उत्तर 160 मिल जाएगा। खा देखिए, खा ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10। अब अगर देखिए ऋण 3 बार आया है, ऋण ऋण ऋण, तो 3 बार गुणा करेंगे तो पहले 2 बार के ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, फिर ये धन और ये ऋण का गुणा, अंत में आपको उत्तर ऋण मिल जाएगा। और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। तो इस प्रकार से ऋण 1000 इसका उत्तर मिल गया। अगले में देखिए गा में देखिए ऋण 2 गुणे 35 गुणे ऋण 5 दिया गया है। अब देखिए कि अगर इसमें हम ऋण 2 और ऋण 5 को इकट्ठा कर ले तो ऋण 2 गुणे 5, ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 गुणे 35। अब बस 35 में 10 से गुणा करेंगे तो 35 के आगे एक शून्य बढ़ा देंगे, इसका मतलब कि धन 350 इसका उत्तर हो गया। घा में देखिए ऋण 8 गुणे धन 57 गुणे 0। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें जब चूंकि एक पद 0 है और 0 से गुणा किया गया है तो इसका उत्तर आपका 0 हो जाएगा। अंगा देखिए ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4। यहाँ गौर कीजिए कि चारों संख्याओं में ऋण है, यानी चारों ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋण का गुणा 4 बार हुआ। तो अगर ऋण का गुणा 1 बार और 2 बार मिलके धन हो गया, ये 2 बार मिलके धन हो गया। इस प्रकार से इसका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक पूर्णांक आएगा। एक चीज जान लीजिए कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक 1 ऋणात्मक पूर्णांक, 3 ऋणात्मक पूर्णांक, 5 ऋणात्मक पूर्णांक, 7 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी विषम नंबर ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा होता है तो उसका उत्तर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। लेकिन अगर सम नंबर ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा होता है, यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक, 4 ऋणात्मक पूर्णांक, 6 ऋणात्मक पूर्णांक, 10 ऋणात्मक पूर्णांक, 12 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी सम बार अगर ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा होता है तो हमें धन प्राप्त होता है। तो देखिए 4 बार प्राप्त हुआ तो हमें ये धन प्राप्त हुआ, और ये क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 24, मतलब कि इसका उत्तर हमें 24 मिल गया। अगला देखिए दिया गया है ऋण 4 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 12 गुणे ऋण 4। यहाँ भी वही है कि चूंकि ऋण 4 बार आया है तो ऋण 4 बार आ रहा है तो इसका उत्तर धन हो जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32 गुणे 12 पंचे 60, और फिर 32 और 60 का गुणा करेंगे तो 1920 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सवाल नंबर 3 दिया गया है। सवाल नंबर 3 का में देखिए 4 परमीय संख्याओं का गुणनफल, 4 पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। ऋण 7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे ऋण 57। यहाँ देखिए कि एक पूर्णांक 0 है और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका उत्तर 0 आता है। इसका मतलब इसका उत्तर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 खा में देखिए दिया गया है 1456 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625। यहाँ देखिए आपका अंतर का वितरण नियम के फार्मूले पे ये है। अगर 625 हम बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में आप 1456 और ऋण 456 बच जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में अगर 1456 में से 456 घटा देते हैं तो हमें 1000 मिल जाता है। और अब देखिए 625 गुणे 1000, मतलब कि 625 के बाद हम 3 शून्य बढ़ा देते हैं और आपका उत्तर मिल जाता है 1100। और 10 से गुणा करना बहुत आसान होता है, बस जिस संख्या में गुणा करना है उसके बाद उतना शून्य आप लगा देते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए गा दिया गया है कि इसमें देखिए ऋण 187 गुणे ऋण 54 गुणे धन ऋण 187 गुणे ऋण 46 दिया गया। यहाँ भी देखिए ये अंतर का वितरण नियम ही लागू है।
अगर ऋण 187 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में हमें ऋण 54 बच जाता है और धन ऋण 46 बच जाता है। अब देखिए ऋण 54 और धन ऋण 46 मिलके कितना हो गया, ऋण 54 ऋण 46 मिलके हो गया ऋण 100। अब देखिए ऋण 187 गुणे ऋण 100, अब 100 से गुणा करिए, देखिए ऋण और ऋण का गुणा आपका धन हो जाएगा और 187 के बाद 2 जीरो लगा लेंगे तो 18,700 आपका ये उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 घा दिया गया है कि 18,764 गुणे 99 ऋण 18,764 दिया गया है। देखिए ये अंतर का वितरण नियम है। अगर 18,764 हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए इस पद में आपका बच गया 99 और यहाँ पद गया ऋण, बच गया ऋण 1 बच गया। अब देखिए ये ऋण और ये ऋण मिलकर धन 1 हो गया, तो इस प्रकार से 99 और 1 मिलकर ये 100 हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 18,764 गुणे 100 और इस प्रकार से इसका उत्तर आपका हो गया 18,76,400 इसका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसका अंगा वाला दिया गया है। देखिए 15,341 गुणे ऋण 2 धन ऋण 15,341 गुणे 98। अब देखिए यहाँ भी अंतर का वितरण नियम है। अब 15,341 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ देखिए ऋण 2 बच गया और यहाँ धन ऋण, चूंकि यहाँ ये पूरा पद चला गया तो 1 तो बच गया, ऋण 1 गुणे 98 बच गया। 98 में अगर ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 98 हो जाएगा। इस प्रकार से ऋण 2 और ऋण 98 हो गया यहाँ और इस प्रकार से ऋण 2 और ऋण 98 मिलके ये आपका ऋण 100 हो गया। अब 100 से अगर 15,341 में गुणा करेंगे तो हमें 15,34,100 इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये 3 चा दिया गया है, 3 चा दिया गया है ऋण 8 गुणे ब्रैकेट में 10 ऋण 5 ऋण 43 और धन 98। अब देखिए कि ऋण 8 यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक अंदर 4 पूर्णांक दिए गए हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक और 2 ऋणात्मक पूर्णांक। हम धनात्मक पूर्णांक को इकट्ठा कर लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 और धन ये 98, 10 धन 98 ऋण 5 और ऋण 43। तो 10 में से 10 98 मिलकर 108 हो गया और ऋण 5 और ऋण 3 मिलकर 48, ऋण 5 और ऋण 43 मिलकर ऋण 48 हो गया। तो 108 में से 48 घटा देंगे तो हमें ये 60 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऋण 8 में 60 से गुणा करेंगे तो ऋण 480 आपका ये उत्तर मिल जाएगा। तो इसके साथ ही ये आपका खत्म, मतलब अभ्यास है 3D का 1 से 4 तक, 1 से 3 तक हो गया और 4 के बाद हम अगले वीडियो में